हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है विश्व युद्धों की इतिहास। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में क्या समझने वाले हैं, तो समझेंगे वर्ल्ड वार के बारे में। विश्व युद्ध को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ल्ड वार। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ल्ड वार। अब बोलिएगा कि सर इसको वर्ल्ड वार क्यों बोलते हैं? वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? विश्व। और वार का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। क्या होता है? विश्व युद्ध। अब बोलिएगा विश्व का मतलब क्या हुआ? यानी कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी ने या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली युद्ध में पार्टिसिपेट किया। इसीलिए इस युद्ध को क्या बोलते हैं बच्चों? विश्व युद्ध बोलते हैं। यानी कि पूरे विश्व के कंट्रीज आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे। तो सोच करके देखो कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कारण रहा होगा। आप लोगों को जानने की इच्छा हो रही होगी कि अच्छा विश्व के जितने भी देश हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो क्या है, ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरे विश्व के जितने भी कंट्रीज हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता भी होगा, अगर आप जैसा कि आप जानते हैं कि आप क्लास 9th में आ चुके हैं, तो आप लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आपको विश्व के बारे में नॉलेज नहीं है, विश्व के बारे में आप नहीं जानते, ये नहीं जानते कि कौन सा देश कहाँ पे है और उसका क्या महत्व है, तब तक आप इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। उसके इतिहास के उसके जो ऐतिहासिक महत्व है उसको भी नहीं समझ पाइएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में कितने महादेश है, तो 7 महादेश है। और अगर 7 महादेश के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा महादेश कौन कौन सा है, तो देखो आप लोग जानते हैं कि क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद नीचे उसके दक्षिणी अमेरिका महादेश के बारे में बता रहे हैं। ऊपर वाला ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महादेश है। नीचे वाला देखिएगा तो ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आइएगा तो क्या है? अफ्रीका महादेश है। और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसका वर्ल्ड वॉर के बारे में आप जब आप पढ़िएगा तो इसका जो पार्ट यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सब किस में आता है? यूरोप में आता है। किस में आता है बच्चों? यूरोप में आता है। इसको बोलते हैं यूरोपीय महादेश। उसके बाद नीचे ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये किस में आता है? तो ये आता है एशिया महादेश में। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एशिया बोलते हैं। और नीचे ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महादेश है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक आप देखिएगा तो नीचे ये वाला जो होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये बोलते हैं आर्कटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका बोलते हैं। तो अंटार्कटिका महादेश है। नीचे ये जो पूरा का पूरा क्या रहता है? बर्फ से घिरा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो कितने महादेश हो गए? 7 महादेश हो गए। अब 7 के बारे में आप जान लिए। अब जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो हमारा जो सबसे मेन फोकस होगा बच्चों, वो होगा यूरोप के ऊपर। किसके ऊपर होगा बच्चों? यूरोपीय महादेश के बारे में। क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज जो थे वो पूरे विश्व में क्या करवा दिए थे? वर्ल्ड वॉर करवा दिए थे। अब उसके क्या क्या कारण रहे थे और उसके क्या क्या परिणाम हुए, उसके बारे में तो समझेंगे ही बच्चों, ठीक है। और अब अगर आप बोलिएगा कि अच्छा एक ही वर्ल्ड वॉर हुआ ना, वो एक वर्ल्ड वॉर हो गया तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। ये वर्ल्ड वॉर है वो 2-2 बार हो गया था। कितने बार हुआ? 2-2 बार। इन लोगों ने इनके करतूतों के कारण विश्व में कितने बार युद्ध हो गया? 2 विश्व युद्ध हो गया। और ऐसा कहा जाता है बच्चों कि अगर आने वाला भविष्य में अगर कोई वर्ल्ड वार होता है, यानी कि तीसरा वर्ल्ड वार होता है, तो उस समय अगर मान लीजिए वर्ल्ड वार हो गया, तीसरा वर्ल्ड वार हो गया, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो बोलिएगा कि सर पृथ्वी क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि बच्चों आज विश्व में ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे बम बना लिए हैं कि अगर एक दूसरे के ऊपर पटका जाए तो पूरी की पूरी पृथ्वी की अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए, आपको बताने के लिए कि विश्व में वर्ल्ड वार क्यों हो सकता है, क्यों हुआ था और आगे इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए आपको क्या किया जा रहा है? क्लास 9th में आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया जा रहा है कि आप भी समझदार बनिए कि इन इन कारणों से क्या होता है? वर्ल्ड वॉर होता है। जब एक कंट्रीज का हित दूसरे कंट्री क्या करता है? अफेक्ट करता है, तो क्या हो जाता है बच्चों? विश्व युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग का जो मेन फोकस होगा बच्चों, वो क्या होगा? यूरोप होगा, ठीक है। तो हम लोग यूरोप को थोड़ा गौर से देख लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद इसको देखेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मैप में दिखाई दे रहा है ये क्या है? यूरोप है। क्या है? आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? यूरोपीय कंट्रीज है। ये जितने के जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब क्या है? यूरोपीय कंट्रीज में आते हैं। कौन किस में आता है? यूरोपीय कंट्रीज में आता है। और इन्हीं कंट्रीज ने क्या किया था? वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, कारण बना था, ठीक है। तो आइए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है, अब
सबसे पहले तो ये जानते हैं, वर्ल्ड वार तो समझ लिया कि वर्ल्ड वार इसे क्यों कहते हैं। अब ये समझते हैं कि ये हुआ कब था। पहले तो ये जानना है कि वर्ल्ड वार जो है वो कब हुआ था। तो 1914 से लेकर के, कब हुआ था बच्चों, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1914 से 1918, यानी कि कितने वर्ष चला था, 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था बच्चों, 4 वर्षों तक ये जो युद्ध है वो चला था। यानी कि कब से कब तक, 1914 से 1918। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1914 से 1918। या फिर अगर आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कहीं पे जाते हैं तो कोई पूछेगा कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो बोलिएगा 9th क्लास में। तो वो आपसे पूछ देगा कि अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो आप क्या बोलिएगा जब आपको याद ही नहीं होगा। तो इसलिए याद कर लेना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि विश्व युद्ध हुआ क्यों था, मतलब उसका कारण क्या था। इसके बहुत सारे कारण थे, हम लोग एक एक करके उन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करा है कि विश्व इतिहास में क्या बोल रहा है बच्चों, कि विश्व इतिहास में 1914 का वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया और युद्धरत देशों ने अपने संपूर्ण संसाधन इसमें झोंक दिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ष जो 1914 का वर्ष था, यानी कि विश्व में 1914 का जो वर्ष था, एक ऐसा वर्ष था जिसमें एक ऐसा युद्ध ने, मतलब एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने क्या किया कि संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया। यानी कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में सम्मिलित हो गए। अब बोलिएगा कि सर ये क्यों सम्मिलित हुए, तो उसको आगे समझेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि और युद्धरत देशों ने अपने संपूर्ण संसाधन इसमें झोंक दिए। यानी कि जो कंट्री जिस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था, जो कंट्री इस युद्ध को लड़ रहा था, वो सारा का सारा जो संसाधन है, अपना जो संसाधन है, जैसे रुपया पैसा धन आदमी, जितने उसके संसाधन है, ठीक है, सारी चीजों को इसी युद्ध को लड़ने में झोंक दिया, न कि मानव के कल्याण के लिए। यानी कि उस समय के ये जितने भी देश पार्टिसिपेट करे थे, उनका सबसे पहला जो लक्ष्य था कि वो इस युद्ध को जीते। ठीक है, तो ये कारण था। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि अब विश्व के लगभग तमाम देश इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। इस युद्ध ने कई देशों के राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और नक्शे बदल दिए। यानी कि जो कंट्रीज आपको आज दिखाई दे रहा है वो 1914 से पहले कुछ और थे, लेकिन जब 1914 का विश्व युद्ध हुआ तो इसने उसका क्या कर दिया, उसका राजनीतिक स्थिति बदल दिया। यानी कि वहाँ का सैनिक, वहाँ का जो मतलब क्या बोलते हैं शासक है, वो बदल गया। यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति, पहले वो मजबूत था, वो क्या हो गया, आज गरीब हो गया। पहले अमीर था, आज वो गरीब हो गया। उसके नक्शे बदल दिए। यानी कि विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ कि वो जो कोई कंट्री बड़ा सा दिखाई देता था, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसको कई हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। ऐसा युद्ध हुआ था जिसको क्या बोलते हैं, विश्व युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध के कारणों को निम्नलिखित रूप से खोजा जा सकता है। यानी कि अगर हम अब जानने का प्रयास करें कि अच्छा मतलब एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें विश्व के सभी देश या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी युद्ध के कारण किसी देश की राजनीतिक स्थिति बदल गई, किसी देश की आर्थिक स्थिति बदल गई, किसी देश के नक्शे बदल गए, वो देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ऐसा कारण क्या था, इस युद्ध, ये जो विश्व युद्ध है ये हुआ क्यों था, इसका कोई ना कोई तो कारण जरूर रहा होगा। तो हाँ बच्चों, इसके बहुत सारे कारण थे और उन्हीं कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो कारण था वो क्या था बच्चों, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। अब बोलिएगा कि सर ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दो टर्म आया है बच्चों। पहला आया है साम्राज्यवादी, क्या आया है, साम्राज्यवादी। दूसरा आया है प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी को बोलते हैं इंपीरियलिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा को बोलते हैं कंपटीशन। अब बोलिएगा कि कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ। यानी कि किसी एक चीज को पाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हो तो आपस में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन होता है। जैसे जब आप पढ़ाई कर लीजिएगा, जब आप गवर्नमेंट जॉब लेने जाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला, एक वैकेंसी निकाला कि हमें 100 लोगों की जरूरत है, तो गवर्नमेंट जॉब
में क्या करते हैं, गवर्नमेंट में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों, यानी कि मान लीजिए 1 लाख लोग उस पद को क्या करते हैं, अप्लाई किए। 1 लाख लोग जो हैं वो वहां पे अप्लाई करते कि नहीं हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। और जो पद है यानी कि जो पोस्ट है वो कितना है, 100 ही है। और 1 लाख लोग बोल रहे हैं कि हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, सब लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, जो इसमें जीतेगा, जिसका ज्यादा नंबर आएगा उसी को ये पोस्ट मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो ये साम्राज्य, तो इस तरीके से नहीं, मतलब ये कंपटीशन का मतलब समझा है कि क्या होता है कंपटीशन। अब देखो क्या करा है, यानी कि सामान थोड़ा सा हो और उसको पाने के लिए बहुत सारे लोग लग जाएं, तो इसी में क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है, प्रतिस्पर्धा हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये था क्या, तो किस प्रकार का कंपटीशन था, तो साम्राज्यवादी कंपटीशन था। साम्राज्यवादी कंपटीशन करने का मतलब क्या हुआ कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। अब बोलिएगा कि ये साम्राज्य का मतलब क्या होता है सर, साम्राज्य को समझाइए। तो देखो, हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब 1498 में वास्को डी गामा जो है वो भारत आया और भारत से समुद्री मार्ग की खोज किया। क्या किया, भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग का जब खोज किया, तो यहाँ पे आने के बाद भारत के छोटे छोटे हिस्सों से अपना मतलब संबंध स्थापित किया और धीरे धीरे जब वो मजबूत हुआ तो यहाँ के रूलर्स को हरा करके इन क्षेत्रों पे अपना कब्जा स्थापित करना चाहा। यही क्रम रहा। उसके बाद इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड वाले भी भारत आए और भारत आकर के भारत के क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अब भारत के हिस्सों को अपने पार्ट में मिलाते चले गए और उस पर कब्जा करते चले गए। वहां के सारे रिसोर्सेज के ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। यानी कि अपना अपना छोटा छोटा साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि दूसरी जगह जा करके दूसरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लेना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये जो सोच है कि दूसरे क्षेत्रों में चले जाए और वहां के हिस्सों को अपने कब्जे में ले ले और उस पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर ले, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, साम्राज्यवाद कहलाती है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, तो बहुत सारी ये जो आप देखो यूरोपीय, सबसे पहले जो है यूरोपीय कंट्रीज जो थे वो उनमें पुनर्जागरण सबसे पहले आया। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ। यहाँ के साइंटिस्टों ने काम करना शुरू किया, नए नए आविष्कार किए। तो ये जो जितने भी यूरोपीय देश थे वो सब के सब क्या हो गए, विकसित होने लगे। और इनको क्या चाहिए था, माल और मटेरियल चाहिए था। यानी कि अब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी व्यक्ति अगर इंडस्ट्री सेटअप करता है, मान लीजिए कपड़ा का इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, तो जो उद्योग है वो कैसे चलता है, कच्चा माल पे चलेगा। यानी कि सूती वस्त्र चाहिए, कॉटन चाहिए, कॉटन को यहाँ पे इंडस्ट्री में ला करके बनाएंगे, उसका कपड़ा बनाएंगे, फिर उस कपड़े को सेल करेंगे ले जाकर के मार्केट में, तभी हमको इनकम प्राप्त होगा। तो ये कुछ प्रक्रिया थी। तो इनको मार्केट चाहिए क्या, सब लोग यहाँ पे धीरे 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 सबके यहाँ जो यूरोपीय कंट्रीज थे वहां पे क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था, नए नए उद्योगों का आविष्कार हो रहा था। तो सभी कंट्रीज को क्या चाहिए था, साम्राज्य चाहिए था। और सब लोग क्या कर रहे थे कि अफ्रीका के कंट्री में चले गए, इतने क्षेत्रों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। मान लीजिए फ्रांस वाला आया, वो इतने क्षेत्रों को ऊपर कब्जा कर लिया, बोला यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई भी यूरोपीय देश इस क्षेत्र में नहीं आ सकता, यहाँ पे मेरा कब्जा है। ठीक है, तो जो भी, और इंग्लैंड वाला तो पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है, ये इस वाले हिस्से के ऊपर, पूरे के पूरे हिस्से पे इंग्लैंड वालों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यहाँ पे बोला कि मेरा साम्राज्य चलेगा। ये हम लोग देखे थे कि अमेरिका के ऊपर भी इंग्लैंड का शासन था। ठीक है, तो इसको अपने साम्राज्य बनाते चले गए। अब देखो क्या हुआ कि जिसके पास उस समय दो ही कंपटीटर थे मुख्य रूप से, एक इंग्लैंड वाला था और दूसरा था फ्रांस वाला। ठीक है, ये दो थोड़े मतलब ज्यादा प्रभावशाली थे, इनके पास ज्यादा धन था, तो इन लोगों ने पहले ही जाकर के इन सारे क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब बाकी के जो यूरोपीय देश थे इनमें थोड़ा सा धीरे से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, विकास हुआ। इन लोगों के पास बाद में पैसा आया। तो अब देखिए कि भाई जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगा तो हमें कच्चे माल कहाँ से मिलेंगे, या फिर जब हमारा जो तैयार माल है वो कहाँ पे ले जा करके बेचेंगे, कहीं ना कहीं तो कोई मार्केट चाहिए। और पहले से ही ये लोग आकर के, फ्रांस वाले, इंग्लैंड वाले आकर के इन सारे क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, तो फिर हम जाएंगे कहाँ। तो इसी चीज के लिए इन लोगों ने क्या किया कि इनके साथ अब बोले कि हम भी यहाँ आएंगे, तो बोला आएंगे तो मारेंगे, यहाँ पे अगर आओगे तो मारेंगे। बोला कि ठीक है मारना। अब इसी स्थिति से मतलब क्या हो गया, इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो गया और यही कारण बना, किस चीज का, वर्ल्ड वॉर का कारण बना। अब देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या करा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ऐसे में पूर्व के साम्राज्यवादी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना नए औपनिवेशिक क्षेत्र का निर्माण संभव नहीं था। यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस वाले पहले से ही जिन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर चुके थे, अगर उन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना है तो इसका मतलब है कि लड़ाई होगा।
पहले से ही इंग्लैंड वाला यहाँ पे आकर के शासन कर रहा है, और बाद में मान लीजिए ये पोलैंड वाला आ जाए या जर्मनी आ जाए और बोले कि भाई हम यहाँ पे हम शासन करेंगे, तो ये होगा कि नहीं होगा लड़ाई? बोलेगा कि नहीं, हम यहाँ पे पहले से ही हैं और तुम आओगे तो लड़ाई होगा। तो यही स्थिति रहा, इनके बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। अब इससे क्या हुआ कि इस दौर में जर्मनी और इटली का प्रवेश बहुत बाद में हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रांस और इंग्लैंड उस समय जो था उसमें पहले ही मतलब क्या हो गया था, औद्योगिक क्रांति हुआ, यहाँ पे विकास बहुत तेजी से हुआ, साइंस का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। तो ये लोग मिलिट्री पावर और क्या है, नेवी में जो है इनकी इंग्लैंड की तूती बोलती थी, मतलब इंग्लैंड बहुत ही आगे था नेवी के मामले में। तो इसलिए इंग्लैंड जो है वो बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले चुका था। और इटली और जर्मनी में बाद में ये स्थिति आई, यानी कि ये लोग बाद में मजबूत हुए। अब ये लोग भी चाहते थे कि हमें क्या चाहिए, उपनिवेश चाहिए, और उपनिवेश पहले से ही कब्जे में है तो आपको छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ कि इस कारण से उन्हें कम ही उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यानी कि ये लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह से फ्रांस और इंग्लैंड से जो ये साम्राज्य पे कब्जा कर चुके हैं उनको अपने हिस्से में लेना है। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था। यानी कि जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो विकास हुआ था वो जो है विकास जर्मनी में 1914 में जाकर के हुआ। तो जर्मनी भी चाहता था कि हमें भी उपनिवेश चाहिए। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। यानी कि 1914 आते आते जर्मनी में इतना औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में इतना विकास हुआ कि वो जर्मनी और फ्रांस को भी क्या कर चुका था, पीछे छोड़ चुका था। अब बोलिएगा कि सर ये जर्मनी कहाँ पे, तो आपको जर्मनी दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपको जर्मनी दिखाई देगा। ये हो गया पूरा का पूरा यूरोपीय देश हो गया, और यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, जर्मनी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे फ्रांस के बगल में कौन है, जर्मनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा ये है स्पेन, ठीक है, ये फ्रांस है, ये है यूके, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, आज का जर्मनी है, ये आज का। इसके बगल में पोलैंड है, उसके बगल में बेलारूस है, उसके नीचे है यूक्रेन। ठीक है, इधर रसिया है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये पूरे मैप को माइंड में बैठा लीजिए। ये है इटली। ठीक है, जर्मनी के बगल में ही क्या है, इटली है। ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे तुर्की आपको दिखाई देगा, इसका भी नाम आएगा। वर्ल्ड वार जब होगा तो तुर्की का भी बहुत बड़ा महत्व था। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो आपको नाम आपको आएंगे सामने जब पढ़िएगा तो। उसके बाद यहाँ पे आप बुल्गारिया देख रहे हैं, बुल्गारिया का भी नाम आएगा। ठीक है, जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो बुल्गारिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि कहाँ पे, जर्मनी, पोलैंड, यूके, स्पेन, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस यहाँ पे है, रसिया यहाँ पे, अमेरिका इधर है। ठीक है, इस हिस्से में अमेरिका है। ठीक है, इधर चाइना है, मंगोलिया है, ये सब आप देख लीजिए। यहाँ पे इंडिया है। इसको माइंड में थोड़ा सा बैठा लीजिए। उसके बाद आगे जब पढ़ते तो देखो क्या हुआ कि जर्मनी जो था वो ब्रिटेन और फ्रांस को क्या कर चुका था, बहुत पीछे छोड़ चुका था। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में बहुत जबरदस्त तरीके से जर्मनी जो है वो विकास किया। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से ब्रिटेन जो है वो अपने उपनिवेशों से सामान खरीद करके, मतलब सामान ला करके अपने यहाँ इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में सामान बनवाता था, और फिर उस सामान को ले जा करके जहाँ से वो कच्चा माल लेकर के आता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इंडिया से कच्चा माल लेकर के ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन में सामान बन करके बना हुआ सामान फिर ला करके इंडिया में बेचता था, और इस तरीके से उसको बहुत ज्यादा क्या होता था, मुनाफा होता था। यही चीज जर्मनी चाहता था कि मुझे भी ऐसी स्थिति प्राप्त होना चाहिए। किंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्से को पुराने साम्राज्यवादी देश आपस में बांट चुके थे। यानी कि अब पुराने साम्राज्यवादी देश कौन कौन हो गए, तो वो हो गए फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब आपस में बांट चुके थे। ये लोग आराम से मजे कर रहे थे। अब यही स्थिति जो है वो जर्मनी को देखा नहीं गया। ऐसी परिस्थिति में जर्मन साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहा। ठीक है, नियंत्रण करना चाहा। इसके लिए जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाहिए। जर्मनी की इस योजना का फ्रांस तथा रूस ने क्या किया, विरोध किया। अब इस चीज को समझते हैं। देखो क्या हुआ, हमने अभी देखा कि ये लोग जब यहाँ पे पहले से ही इन क्षेत्रों के ऊपर, साम्राज्यों के ऊपर कब्जा कर चुके थे, तो जर्मनी को तो कोई चीज़ मिल नहीं रहा था, कोई भी साम्राज्य मिलने से रहा। तो जर्मनी क्या चाहा, जर्मनी बोला, उस समय जो तुर्की साम्राज्य था वो क्या हो चुका था, कमजोर हो चुका था। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये क्या है, तुर्की साम्राज्य जो है वो कमजोर हो चुका था।
तो जर्मनी ये बोला कि भाई हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि यहाँ से ना एक रेलवे लाइन बिछाते हैं। क्या करते हैं, तुर्की तक जो है, ईरान इराक तक हम लोग क्या करते हैं, एक रेलवे लाइन बिछाते हैं और इसी के थ्रू क्या होगा, हम लोग का अपना ट्रेड होगा। क्या होगा, हम लोग का अपना व्यापार होगा, हम लोग अपना सामान खरीदेंगे बेचेंगे इसी मार्ग के थ्रू से। अब रसिया बोला कि अच्छा, रसिया और यहाँ पे देखो फ्रांस है, इन दोनों को बहुत बुरा लगा, बोला कि ना ऐसा नहीं होने देंगे, जर्मनी को तो यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने ही नहीं देंगे। अब इस स्थिति से क्या हुआ, इस स्थिति से जर्मनी जो है वो गुस्सा हो गया। क्या हो गया, गुस्सा हो गया, बोला कि अच्छा ये बात है। उसके बाद रूस जो है, और रूस और फ्रांस ने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाने से मना कर दिया, मतलब रोक दिया, इसका विरोध किया। इधर क्या हुआ कि 1905 में रूस और जापान के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। क्या हुआ था बच्चों, 1905 में रूस और जापान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अब वो उस युद्ध में कौन जीता, तो इस युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी थी। अब देखो 1905 में क्या हुआ कि जापान और रूस के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जापान जो है वो रूस को हरा देता है। अब सोच करके देखो, आप यहाँ पे मैप में हम तुमको दिखाते हैं, आप देखो कि ये जापान कहाँ पे है, ये है जापान, ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये है जापान, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसी को जापान बोलते हैं। ये जो पीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इतना छोटा सा, ये जापान है। और ये जापान इतने बड़े रसिया को देख लो, रूस कितना बड़ा है, उस समय तो और भी बड़ा था, यहाँ तक था, पूरा पोलैंड ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा रूस में ही था, यूक्रेन भी उसी का पार्ट था, ठीक है। नीचे अगर यहाँ तक देखोगे तो ये पूरा कजाकिस्तान ये वाला पूरा हिस्सा जो था वो रूस ही था। सोच करके देखो कितना बड़ा रूस है, और इस रूस को यहाँ पे आप देखोगे ये छोटा सा जापान है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो पीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इस घेरे हुए पार्ट में यहाँ पे क्या है, ये जापान है। और ये जापान ने क्या कर दिया, रूस को हरा दिया। किसको हरा दिया बच्चों, ये जो जापान है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है पीला सा, ये क्या, इसने रूस को हरा दिया। और रूस को कब हराया था, तो 1905 में हराया था। कब हराया था, 1905 में। 1905 में रूस और जापान के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जापान जो है वो रूस को हरा दिया। अब तो लगा, सोच करके देखो कि एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा दे, इसका मतलब मेंटालिटी, इसका जो मोराल है, इसकी जो महत्वाकांक्षा है वो किस लेवल तक पहुंच गया होगा। अगर जो जापान बोला कि इतने बड़े देश को, इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े देश को हम एक छोटा सा देश होकर के हरा दिए, तो सोच करके देखो इसका जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल तक पहुंच गया था। जापान बोला कि भाई तुम लोग साम्राज्य बना रहे हो तो हम भी साम्राज्य बनाएंगे। और इस तरीके से इसने फिलीपींस हो गया, म्यांमार, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, इन क्षेत्रों के ऊपर जापान जो है वो अटैक करना शुरू करता है। और यहाँ तक कि बर्मा तक पहुँच गया था। जापान जो है, बर्मा पे किसका कब्जा था, इंग्लैंड वालों को कब्जा था, इंडिया के ऊपर कब्जा था, ठीक है, नेपाल भूटान के ऊपर इंग्लैंड वालों को कब्जा था। तो इन क्षेत्रों से मतलब ब्रिटिशों से इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने के लिए जापान जो है वो अटैक करना शुरू करता है और कहता है कि भाई हमें भी चाहिए, हम भी हैं। 1905 में छोटे मोटे देश को नहीं हराए, हम तो रसिया को हराए हैं, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो हम भी क्या करेंगे, हमें भी चाहिए साम्राज्य, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ चुका था और वह व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने में दिलचस्पी ले रहा था। दूसरी ताकत के उभरने से उसके हितों को खतरा हो रहा था। यानी कि अब इधर से जापान भी आ जाए, ये भी बोले कि हम भी एक शक्तिशाली देश हो गए हैं, उधर से अमेरिका भी क्या हो चुका था, स्वतंत्र तो वो पहले ही हो चुका था। हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़े, तो अमेरिका भी क्या हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था, वो भी एक शक्तिशाली पावर के रूप में उभर करके आ रहा था। और अमेरिका ये चाहता था कि भाई कोई किसी के ऊपर कब्जा ना करे और एक मुक्त व्यापार होना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो चुका था, डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका था। वो ये नहीं चाहता था कि हम भी इसके ऊपर जाएं और कब्जा कर ले, हम भी उसके ऊपर जाएं और कब्जा कर ले, जिस तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस और ये रसिया और ये क्या बोलते हैं जर्मनी वाले कर रहे थे। तो इंग्लैंड, ये अमेरिका वाला बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो उसके हितों का क्या है, खतरा है, ठीक है, उसके जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है उस चीज़ का। तो इस चीज़ की देखरेख की जानी चाहिए। तो ये था कारण, इसका क्या बोलते हैं आप, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा जो है ये कारण था वर्ल्ड वार होने में। तो इस चीज़ को हमने समझा। अब देखो आगे समझते हैं क्या, उग्र राष्ट्रवाद, यानी कि वर्ल्ड वार करवाने में एक और जो कारण था वो था उग्र राष्ट्रवाद। अब बोलिएगा कि सर ये उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है। तो देखो बच्चों क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं
मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप क्लास में जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, ठीक है। और सब लोग आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या करा है बच्चों कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आप समझने का प्रयास करते कि उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा था। अब बोलिएगा कि राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीयता का मतलब होता है बच्चों अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में, एक समान जो मतलब उनकी समानता है उससे उनसे लोगों का जुड़ाव होता है और सब लोग एक ग्रुप का हिस्सा मानने लगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीयता कहलाता है। जैसे हम लोग भारतीय, हम सब क्या है, भारतीय हैं, तो हम लोगों के बीच में क्या है, राष्ट्रीयता की भावना है। अगर हम लोग मान लीजिए बिहार में रहते हैं और तमिलनाडु में कुछ होता है, कुछ मान लीजिए आपदा आ जाए तो वहाँ के लोगों को नुकसान होता है तो हमें भी दुख होता है। तो ये क्या है, एक तरीके का राष्ट्रीय भावना है। क्या है बच्चों, राष्ट्रीय भावना है। तो उसी तरीके का जो, तो इस तरीके का ना होकर के एक उग्र रूप ले रहा था। यही जो सोच है वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्या ले रहा था, एक उग्र रूप ले रहा था। और वो उग्र रूप किस प्रकार से था, तो देखो क्या करा है कि समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहने लगे। यानी कि उस समय जो था यूरोप वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था, ठीक है, हिस्सों में टूटा हुआ था। यानी कि जो यूरोपीय कंट्रीज था उस समय का वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ था। लेकिन उनके बीच में जो था वो एक तरीके का ही, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक ही तरीके का भाषा था, एक ही मतलब एथनिसिटी से, यानी कि एक ही जाति और धर्म से बिलोंग करते थे। तो ये लोग चाहते थे कि हम लोग क्या कर ले, मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण कर ले, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि चाहने लगे तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी जो था वो क्या था, स्लाव जाति का था। कैसा जाति का था बच्चों, ऑस्ट्रिया और हंगरी में जो ऑस्ट्रिया, तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकांश निवासी जो थे वो किस जाति के थे, स्लाव जाति के। उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की जो इस सिद्धांत पर आधारित थी कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं, ठीक है। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया और इस तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीपीय में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। और इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया। देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे देखो मान लीजिए ये एक देश है, यहाँ पे इसको ये जो पॉइंट है इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये पोलैंड है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। पोलैंड में मान लीजिए 10% लोग हैं, 15% लोग स्लाव जाति के हैं, लेकिन ये किस देश में है, पोलैंड में है। मान लीजिए ये फिनलैंड है, फिनलैंड में 50% जो जनजाति है वो स्लाव जनजाति है। उसके बाद आ गया एस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये पूर्ण रूप से स्लाव जनजाति है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, मान लीजिए यूक्रेन है, यूक्रेन में भी 5% स्लाव जनजाति है। अब ये सभी लोग मिल करके एक आंदोलन शुरू कर दे कि जितना भी देश के जितने भी लोग स्लाव जनजाति के हैं वो सब लोग मिल करके एक देश का निर्माण करेंगे। तो सोच करके देखो, जब ये लोग देश बनाएंगे तो कहीं ना कहीं पोलैंड को टूटना पड़ेगा, ठीक है। तो पोलैंड टूटेगा तो क्या है, पोलैंड ये चाहेगा कि हम टूट जाएं और सभी लोग जितने भी स्लाव जनजाति के लोग हैं वो एक देश बना ले, कभी नहीं चाहेगा। तो इस कारण क्या हो गया कि यूरोप में एक तरीके से संकट उत्पन्न शुरू हो गया। सभी लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे, एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैला, जिसके कारण क्या हुआ, ये भी एक वर्ल्ड वॉर होने में क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद पढ़ना है बच्चों सैन्यवाद, कि सैन्यवाद होता क्या है। तो सैन्यवाद को बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि जो वीडियो है वो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।